नैना और रिमझिम हैं तो दोनों चचेरी बहनें, पर स्वभाव एकदम विपरीत है दोनों का। नैना जहाँ शांत स्वभाव की है, वहीं रिमझिम एकदम चंचल। नैना मितभाषी तो रिमझिम को चुप रहने के लिए बोलना पड़ता है। देखने में दोनों ही बहनें बहुत सुंदर। रंग गोरा, नैना की बड़ी बड़ी आंखें उसके नाम के अनुरूप। रिमझिम के काले लंबे घुंघराले बाल तो नैना के लंबे सीधे सिल्की बाल। दोनों बहनें साथ साथ ही कॉलेज आना जाना करती थी। कॉलेज जाने के पहले ही नैना सुबह जल्दी उठ नहा धोकर पूजा करती, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती। चाय के साथ ही रिमझिम की आंख खुलती थी। वो हर दिन नैना के गले में बाहें डालकर बोलती, "यू आर माई डार्लिंग सिस्टर", फिर चाय पीकर ही बिस्तर छोड़ती। "अरे यार, घंटी की आवाज़ बंद करना, सुबह सुबह चालू हो जाती है। सोने दे मुझे", रिमझिम ने अपने कानों पर तकिया रखकर चिल्लाते हुए कहा। "आज तो जल्दी उठ जा रिमझिम, कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट दिन है। चल उठ जल्दी कर, वरना कंप्लीट नहीं कर पाएगी।" नैना ने पूजा के बीच में ही रिमझिम को उठाने की कोशिश की, पर रिमझिम कहाँ उठने वाली थी। नैना पूजा खत्म करके रसोई में पहुंची, चाय चढ़ाई। जब तक चाय बनती वो नाश्ते की तैयारी करने लगी। "अरे रिमझिम, अब तो उठ, ले चाय भी ले आई, उठो मेरी माँ", नैना रिमझिम को जोर से हिला रही थी। कुनमुनाते हुए रिमझिम ने आंखें खोली और हमेशा की तरह नैना के गले में लटक गई। मेरी प्यारी बहना, अब मेरा प्रोजेक्ट भी कर दो प्लीज़", नैना के गाल पर किस करते हुए रिमझिम ने बहुत प्यार से कहा और आंख मारते हुए चाय पीने लगी। "जानती थी तेरा हर बार का यही है, लास्ट मिनट तक काम पेंडिंग रखती है। मैंने रात को ही कर दिया था। अब कम से कम देख कर थोड़ा समझ तो ले, कुछ पूछेंगे तो बता पाएगी। वहाँ मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं रहूँगी, समझी?" नैना ने रिमझिम का चादर खींचा और हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। अभी उसे समझाना शुरू ही किया था कि एक आवाज़ आई, "नैना, आज हम सबको चाय नसीब होगी या नहीं?" ये आवाज़ थी मनोरमा देवी की। स्थूलकाय मनोरमा जी गृह कार्य में फाकीमार, पर जुबान की बहुत तेज है। मजाल कि कोई उनकी बात इस घर में टाल दे। उनका पसंदीदा काम है किट्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना। दूसरा पसंदीदा काम नैना पर हुक्म चलाना। "अरे आ जाएगी तुम्हारी चाय, क्या सुबह सुबह शोर मचाने लगती हो? नैना इंसान है, रोबोट नहीं।" ये आवाज़ थी मनोरमा जी के पतिदेव सुखदेव जी की, जिनको देव की पदवी से तो बहुत पहले ही उतार दिया गया था। पति की पदवी भी नाम मात्र की ही बची हुई थी, वो भी जब मनोरमा देवी मेहरबान होती। उनकी ये बात सुनकर मनोरमा देवी ने घूर कर देखा। "तुमसे किसी ने पूछा?" मेरी बात काटकर बीच में बोले कैसे? गलती से जुबान फिसल गई थी, सुखदेव जी ने अखबार के पीछे अपना मुंह छुपाते हुए कहा। अभी मनोरमा जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला ही था कि नैना चाय लेकर आ गई। "सॉरी चाची जी", वो पहले रिमझिम को चाय देने चली गई थी। मनोरमा जी को चाय पकड़ाकर नैना ने सुखदेव जी को चाय पकड़ाई और आंखों ही आंखों में कहा, "क्या चाचा जी, आपसे कहा है ना कि मेरे लिए चाची से पंगे मत लिया करिए।" सुखदेव जी ने बस उसे मन ही मन आशीर्वाद दिया और अपनी लाचारी छुपाने के लिए आंखें झुका ली और चाय पीने लगे। मनोरमा देवी ये देख रही थी, अब क्या आंखों आंखों में बात ही होती रहेगी चाचा भतीजी की, या कुछ नाश्ता खाना भी बनेगा? "जी चाची जी", बोलकर नैना रसोई में चली गई और सुखदेव जी अपने आप को मनोरमा देवी के प्रकोप से बचाने के लिए पेपर में नजरें गड़ाने लगे। "सुनो जी, आज अंतिम बार बोल रही हूँ, मेरे काम में टांग ना अड़ाया करो, वरना..." "अरे अरे भाग्यवान, मैं समझ गया, मुझे अपनी टांग थोड़ी तुड़वानी है जो मैं नहीं समझूंगा। देखो, अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गया।" सुखदेव जी ने वास्तव में अपने मुंह पर उंगली रख ली। मन ही मन बोले, "कौन तुम जैसी आफत से भिड़े पूरे घर में तांडव करती फिरोगी? मोटी भैंस के आगे चुप रहने में ही शांति है। ये मन ही मन मुझे क्या बोल रहे हो, सब सुनाई दे रहा है मुझे।" मनोरमा देवी ने घूर कर कहा तो सुखदेव जी एक बार को हकला ही गए। "नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं ना। जरा तैयार हो जाऊं, ऑफिस भी तो जाना है", बोलकर वहां से उठने में ही अपनी भलाई समझी सुखदेव जी ने। "अरे फिर भूल गए, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे, घर में मेहमान आ रहे हैं", मनोरमा देवी ने चिल्लाते हुए कहा। "माफ करना भाग्यवान, तुम्हारी तरह तेज बुद्धि का नहीं हूं ना। ऐसा करो, कुछ बाजार से मंगवाना है तो लिस्ट बना दो, मैं नाश्ते के बाद लेता आऊँगा। "बाय मम्मा, हम कॉलेज जा रहे हैं", रिमझिम मनोरमा जी के गले लगकर बोली। एक रिमझिम ही है जिसे मनोरमा जी के कोप भोजन का शिकार नहीं बनना पड़ता।
बाय मेरी गुड़िया, पर आज कॉलेज से सीधा घर आना, मेहमान आने वाले हैं। मनोरमा जी ने रिमझिम का गाल थपथपाते हुए कहा। नाश्ते के बाद नैना और रिमझिम कॉलेज के लिए निकलने लगी। नैना, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, मेहमान आ रहे हैं तो घर को ज़रा ठीक ठाक कर दो और कुछ स्पेशल बना देना, मनोरमा जी ने फरमान जारी कर दिया। पर चाची जी, आज कॉलेज जाना ज़रूरी है, नैना ने रुआंसी होते हुए कहा। अरे तुम जाओ बेटा, मनोरमा जी मैं बाजार से लेता आऊँगा सब कुछ, और आप काम वाली के साथ मिलकर घर थोड़ा सवार लीजिए। ये बोलकर सुखदेव जी ने दोनों बच्चियों को इशारा किया कि निकलो जल्दी। आप फिर बोले बीच में, मनोरमा जी ने बोलना शुरू किया, तब तक सुखदेव जी थैला लेकर नजरों से ओझल हो गए। शाम को नैना और रिमझिम जैसे ही घर के अंदर आई, सामने बैठे मेहमानों को देखकर ठिठक गई। बेटा, अंकल आंटी को नमस्ते करो, मनोरमा जी ने खीसे निपोड़ते हुए कहा और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए नैना को अंदर जाने को कहा। पर नैना की नज़र तो मानो सामने बैठे अविनाश की नज़र से मिलकर जम सी गई थी। अविनाश भी उसे उसी तरह एकटक देख रहा था। मनोरमा देवी ने फिर जोर से कहा, बेटा रिमझिम, आओ यहाँ बैठो। नैना, तुम एक बार रसोई में देख लो सब ठीक ठाक है या नहीं, और हाँ, चाय भी बना कर ले आना सबके लिए। नैना को अपनी स्थिति का भान हुआ और वो जल्दी से रसोई में आ खड़ी हुई। हे भगवान, कितनी सुंदर आंखें हैं इस लड़के की, मैं तो उसमें खो ही गई थी। चाची ने देखा होगा तो अब मेरी खैर नहीं। और अचानक मेरी धड़कन को क्या हो गया जो इतनी बढ़ गई है। उफ। नैना अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए चाय का पानी चढ़ाने लगी। हैं, वैसे तो मेरी रिमझिम बहुत अच्छा चाय बनाती है, पर आप लोगों के साथ बात कर सके इसलिए नैना को चाय बनाने के लिए कहा। मनोरमा जी बात को आगे बढ़ाने के ख्याल से बड़बड़ करती जा रही थी। नैना रिमझिम की चचेरी बहन है, उसके माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में। हमने ही उसे पाला पोसा है, हमारी रिमझिम भी उसे अपनी बहन की तरह ही प्यार करती है। मनोरमा जी घर आए हुए मेहमानों के आगे अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रही थी। मेहमान सुधाकर जी और सुनीता भी उनकी बात सुनकर बस मुस्कुरा रहे थे। अविनाश की नज़र उस दरवाजे की तरफ बार बार उठ रही थी जहाँ से नैना अंदर गई थी। हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हुई नैना को अविनाश की नज़र एकटक निहार रही थी। कोई तो कशिश थी जो अविनाश अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था नैना से। नैना ने टेबल पर रखकर चाय सर्व करने के लिए जो ही केतली उठाई, मनोरमा जी ने आंख दिखाई, फिर पलक झपकते ही अपने चेहरे पर सौम्यता लाते हुए कहा, लीजिए चाय भी आ गई। बेटा रिमझिम, सबको चाय सर्व करो। मेरी रिमझिम बहुत सलीके वाली है। देखिए, ये टिकोजी भी इसने अपने हाथों से ही बनाया है। ही। रिमझिम ने घूर कर अपनी मम्मी को देख कहा कि कितना झूठ बोल रही हो मम्मी, ये टिकोजी तो नैना ने बनाया है। पर दूसरों के सामने अपनी मम्मी का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी तो चुप रही। रिमझिम ने चाय सर्व की। जब वो अविनाश को चाय दे रही थी तब मनोरमा जी बोल उठी, कितनी प्यारी जोड़ी है ना दोनों की। सुनते ही नैना की नज़र अविनाश की तरफ उठ गई और ऐसा लगा मानो दिल पिघलकर आंखों से बह निकलेगा। वो झट से उठी और अभी आती हूँ बोलकर रसोई में आ गई। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं जानती भी नहीं कि कौन है ये। फिर चाची की बात सुनकर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। ये लोग रिमझिम के साथ रिश्ते के लिए आए हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। क्या था इसकी आंखों में जो मैं बेचैन हो रही हूँ। नैना की खुद को समझाने की कोशिश नाकाम हो रही थी। आंख जितनी बार पहुंचती फिर भर आती। माँ, काश कि तुम आज होती, तुम्हारी गोद में कुछ सुकून मिल जाता मेरे दिल को। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपको अपनी मुश्किलें बताकर कभी तंग नहीं करती, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे। नैना का मन आज अपनी माँ पापा को याद कर तड़प उठा। रिमझिम बेटा, जाओ अविनाश जी को अपना घर और गार्डन दिखा लाओ, मनोरमा जी ने कहा। हाँ हाँ, बच्चों को भी अकेले बात करने को मिल जाएगा, थोड़ा एक दूसरे को समझ लेंगे। ये आवाज़ थी अविनाश के पिता सुधाकर जी की। अरे अकेले अकेले कहाँ घर घूमेंगे बरखुरदार, बिना हमारा इंतज़ार किए ही चल दिए। ये था अविनाश का जिगरी दोस्त राहुल। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, थोड़ी देर हो गई आने में। राहुल ने सबको नमस्ते किया। राहुल की धमाकेदार एंट्री से रिमझिम बड़ा इम्प्रेस हुई, उसे ये बिल्कुल अपने जैसा लगा, चुलबुला। रिमझिम और अविनाश के साथ राहुल भी घर घूमने के लिए साथ हो लिया। यार इतनी देर क्यों कर दी,
तुझे कहा था ना जल्दी आना। मुझे ये सब कितना ऑकवर्ड लग रहा था अकेले। अविनाश ने राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना। राहुल ने भी उसी तरह फुसफुसाते हुए जवाब दिया। आप दोनों को आपस में ही बात करनी है तो मैं जाऊं यहाँ से? फिर आपको यूं फुसफुसाना नहीं पड़ेगा। रिमझिम ने दोनों को फुसफुसाते हुए देखकर कहा। अरे नहीं जी, जहां आप जैसी खूबसूरत लड़की हो वहीं इस बोरिंग अविनाश की बात कौन सुनेगा? राहुल ने रिमझिम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। बंदे का नाम तो आप जान ही चुकी हो, क्या अपना नाम नहीं बताएंगी? उसकी बात पर मुस्कुराते हुए रिमझिम ने हाथ मिलाया। मैं रिमझिम, बड़ी खुशी हुई रिमझिम जी आपसे मिलकर, राहुल ने कहा। दोनों आपस में ही बातें करते रहे। गार्डन और घर घूमते हुए अविनाश की आंखें किसी को तलाश रही थी। अरे नैना, तू यहाँ रसोई में खड़ी खड़ी क्या कर रही है? रिमझिम की आवाज़ पर नैना ने झट अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ घूमी। सामने अविनाश और राहुल को देखकर हड़बड़ा गई। कुछ नहीं, बस देख रही थी कि सब इंतज़ाम ठीक है कि नहीं। नैना ने नजरें चुराते हुए कहा। तुम्हारी आंख लाल और नम क्यों है? कुछ चला गया था आंख में, नैना ने झूठ बोल दिया। आप ठीक हैं? अब अविनाश ने पूछा। जी, नैना ने छोटा सा जवाब दे दिया। अविनाश की नज़र से बचने के लिए नैना बार बार इधर उधर देख रही थी। राहुल की नज़र से ये चोरी चोरी देखने का खेल बच न सका। एक धौल जमाते हुए उसने अविनाश के कान में फुसफुसा कर कहा। वाह बेटा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अच्छा सुन, मुझे तो लगता है कि आग उधर भी बराबर लगी है। अविनाश ने उसके पेट में कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा किया। पर राहुल कहाँ चुप रहने वाला था। देख, सही मौका है, अपने दिल की बात बता दे। वैसे भी तू इससे शादी करेगा तो मैं रिमझिम से कर लूँगा। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। अविनाश ने उसे घूरा तो राहुल ने आंख मारकर कहा। सही सलाह दे रहा है दोस्त, बाद में पछताना नहीं। रिमझिम नैना के आंख में देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी तो नहीं है, चल आंख पर पानी के छींटे मार। बच्चों, बातें हो गई हों तो आ जाओ, अब हमें निकलना भी होगा। सुधाकर जी की आवाज़ पर सब बैठक में आ गए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आना। अभी सुखदेव जी बोल ही रहे थे कि मनोरमा जी ने बात लपक ली। हैं, सच बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप सबको रिमझिम कैसी लगी? बहुत गुनी है मेरी बेटी। जी, बहुत प्यारी है आपकी दोनों बेटियां। रिमझिम हमें पसंद है अविनाश के लिए। अब की बार सुधाकर जी और अनीता जी ने एक साथ कहा। सुनकर नैना अपनी गर्दन झुकाए अपने पांव के नाखून से जमीन खुरच रही थी। शायद इस तरह वो अपने भावों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जी जी, अविनाश के साथ हमारी रिमझिम की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। अति उत्साहित मनोरमा जी मिठाई का प्लेट उठाकर अविनाश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अविनाश ने उनको रोक दिया और अपने माता पिता की तरफ मुड़कर कहा। माँ, मुझे नैना पसंद है। सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। मनोरमा जी ने नैना को इस तरह देखा मानो नैना से ही भस्म कर देंगी। नैना ने घबराकर अविनाश की आंखों में देखने की कोशिश की। ये गलती से बोल गया है शायद। बेटा, अभी हम घर चलते हैं, तुम शायद कंफ्यूज हो रहे हो। रिमझिम बहुत अच्छी लड़की है। हाँ माँ, रिमझिम सच में बहुत अच्छी लड़की है। पर मुझे नैना मेरे लिए पसंद है और मैं ये जल्दबाजी में नहीं बोल रहा, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अविनाश ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा। नैना को वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो अंदर चली गई। चाची के गुस्से का उसे अंदाज़ा हो रहा था, पर मन को एक सुकून का एहसास हुआ। बेटा, रिमझिम ज़्यादा स्मार्ट है, फैशनेबल है, तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चल सकती है। नैना फूहड़ है, मनोरमा जी का वश चलता तो अभी थप्पड़ मारकर अविनाश की अकल ठिकाने ला देती। बड़ी मुश्किल से अपने भावों को वो छुपाते हुए इतना बोल पाई। मनोरमा जी, नैना फूहड़ नहीं है। आप कुछ भी गलत सलत तो मत बोलिए। दोनों अपनी ही बेटियां हैं, कोई बात नहीं। अगर अविनाश जी को नैना पसंद है और इनके माता पिता को आपत्ति ना हो तो हम नैना की शादी कर देंगे। रिमझिम के लिए दूसरा रिश्ता मिल जाएगा। सुखदेव जी ने मनोरमा को समझाने की कोशिश की। सुधाकर जी, सुनीता जी अचानक उत्पन्न हुए इस परिस्थिति में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें क्या करें। उन्होंने हाथ जोड़कर जाने की इजाज़त मांगी और फ़ोन पर बात करते हैं बोलकर चले गए। सुखदेव जी के घर से निकलकर सुधाकर जी, सुनीता जी और अविनाश कार में बैठे। राहुल बाद में मिलता हूँ बोलकर अपनी बाइक से चला गया।
कार में बैठते ही सुनीता जी ने अविनाश से कहा, बेटा इतनी जल्दी क्या थी वहां बोलने की? जरा रुक कर सोच समझ कर बोलते, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। माँ, हमें फौज में यही सिखाया गया है, तुरंत और ठोस निर्णय लेना। नैना से नज़र मिलते ही मुझे लगा मानो यही मेरे लिए बनी है। रिमझिम अच्छी लड़की है, पर मेरे लिए नैना सही जीवन साथी रहेगी। अविनाश ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। सुनीता जी, अविनाश कह तो सही रहा है, ये जैसा खुद है, शांत, समझदार, आत्मविश्वासी। नैना के चेहरे पर भी वैसी ही सौम्यता थी। फिर ये भी तो सोचिए कि जो पसंद है वही जीवन साथी बने तो कितना अच्छा रहेगा। सुधाकर जी ने भी अविनाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। गहरी सांस लेते हुए सुनीता जी ने भी अविनाश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जानती हूँ हमारा बेटा बहुत होनहार और समझदार है। इसने कभी भी हमारा सर झुकने नहीं दिया है, बल्कि हमेशा गर्व से ऊंचा ही उठाया है। मैं ये सोचकर चिंतित हूँ कि अगर वो लोग नहीं माने तो। इस छुट्टी में कम से कम बात तय हो जाती तो अगली छुट्टी में हम शादी कर देते। कितने अरमान है कि बहू घर में आए और इसे भी अच्छा जीवन साथी मिल जाए। अब पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मनोरमा जी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो अब नैना से ही शादी करूँगा। अभी 10 दिन और है मेरी छुट्टी के, मना लूँगा मैं उन लोगों को। अविनाश की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। वाह बेटा, तुम्हारा ये रूप तो हमसे छुपा था अब तक। क्यों सुनीता जी? सुधाकर जी ने अविनाश को छेड़ा तो वो शर्मा गया। क्या पापा आप भी? इधर मनोरमा देवी ने पूरे घर को माथे पर उठा रखा था। उनका गुस्सा नैना पर काल बनकर टूट पड़ा था। मनहूस कहीं की, हमारी खुशी तुमसे देखी ही नहीं जाती। उन लोगों के सामने आने की जरूरत ही क्या थी? जानबूझकर उससे आंख मिलाकर इशारे कर रही थी। देखा था मैंने। कहने को बहन है, पर बहन की खुशी पर डाका डाल दिया। शांत हो जाइए मनोरमा जी, इसने कुछ नहीं किया। और अगर उन लोगों को नैना बिटिया ही पसंद आ गई तो हर्ज ही क्या है? विवाह तो हमें दोनों का ही करना है। बेटियां अपनी अपनी किस्मत लिखा कर लाई हैं। आप इतनी चिंता मत कीजिए। सुखदेव जी अभी बोल ही रहे थे कि मनोरमा देवी उनकी बात काट कर चिल्ला उठी। गुस्से से उनका पूरा बदन थरथरा रहा था। तुम चुप रहो जी, मेरी दोस्त ने इतना बढ़िया रिश्ता रिमझिम के लिए बताया था, ना कि नैना के लिए। वो लोग शहर के नामी पैसे वाले हैं, उस पर सज्जन भी हैं। बेटे की इच्छा से उसे फौज में जाने दिया। मेरी बेटी राज करती वहां, पर इस कलमुई ने पानी फेर दिया सब पर। आपने माँ बाप को तो खा गई और हमारी छाती पर बैठकर मूंग दल रही है। अपने घर में रख रही हूँ, यही क्या कम है? पर इसने तो कसम खाई है मेरी खुशियों में आग लगाने की। बज्जात को आज घर से निकाल बाहर करूंगी। बोलकर मनोरमा जी ने जैसे ही नैना का हाथ खींचना चाहा, सुखदेव जी ने कसकर थप्पड़ मार दिया मनोरमा जी के गाल पर। हथ पर मनोरमा जी गुस्से से फुफकारने लगी, पर सुखदेव जी भी अपना आपा खो चुके थे। खबरदार, जो नैना को हाथ भी लगाया, घर में शांति बनी रहे इसलिए अक्सर चुप रह जाता था, पर अब अति कर दिया आपने। आप अब कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे भैया भाभी की निशानी नैना भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी रिमझिम। उसके साथ ये अमानवीय व्यवहार अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। नैना सहमी सी बस रोए जा रही थी। मनोरमा जी की बातें उसे अंदर तक आहत कर गई थी, पर सुखदेव जी को आपा खोते देख वो उनको रोकने का प्रयास कर रही थी। उसे भी आज सुखदेव जी ने रोकते हुए कहा, बस बिटिया, इस बार नहीं, तू हमेशा मुझे रोक देती है, पर इस बार नहीं, गलती हमारी ही है जो गलत को सख्ती से कभी नहीं रोका। इसलिए इसकी हिम्मत इस तरह बढ़ती जा रही है। घर में शांति बनी रहे इसलिए तो इतना अपमानित होकर भी सारे काम करती रहती है। मेरा मन कचोट कर रह जाता है। आज खुद पर भी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। सुन नैना, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना हमारा। भैया और मैंने दोनों ने मिलकर ये घर बनाया था। इस घर में तू शान से रहे। अगर दोबारा किसी ने तुझे इस घर से निकालने की बात भी की तो मैं खुद उसे इस घर से बाहर निकाल करूँगा। मनोरमा जी को गुस्से से घूरते हुए सुखदेव जी ने कहा और अपने कमरे में चले गए। मनोरमा जी अभी तक उस थप्पड़ को हजम नहीं कर पा रही थी। अचानक हुए इस काया पलट को वो देखती ही रह गई। गुस्से से उनके नथुने फूल रहे थे और आंख अंगार उगल रही थी। रिमझिम भी समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति में क्या करे। उसे भी मनोरमा जी का ऐसा व्यवहार नैना के साथ बहुत खल रहा था, पर अभी कुछ कहना आग में घी डालने समान होता और सबका गुस्सा फिर किसी न किसी रूप में नैना पर उतरता।
उसने नैना का हाथ पकड़ा और रूम में खींच कर ले गई। रूम में आते ही नैना, जो अब तक अपने अंदर के तूफान को रोके हुए थी, फूट पड़ी। रिमझिम के गले लगकर जार जार रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बहन, मेरे कारण सब गड़बड़ हो गया। सच कहा चाची जी ने, मैं हूँ ही मनहूस। कितनी अभागी हूँ ना मैं, ना माँ बाप का प्यार मिला, ना ही चाची जी को कभी खुश कर पाई। मैं क्या करूँ बोल। सच मान रिमझिम, मैंने कोई इशारा नहीं किया था अविनाश जी को। मैं क्यों चाहूँगी कि तेरा रिश्ता ना हो। तेरी खुशी में मैं भी दिल से खुश होती हूँ। हो गया तेरा, बोल लिया तूने सब कुछ। अब मेरी बात सुन। तुझे इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे आज से नहीं, बचपन से जानती हूँ मम्मी का मैं कुछ नहीं कर सकती। पर तू मेरे लिए क्या है मेरा दिल जानता है। भूल जा जो भी मम्मी ने कहा तुझसे। एक राज की बात बताऊँ तुझे। रिमझिम ने नैना के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा। नैना ने आंसू भरे हुए आंखों से भौहें उचकाते हुए मासूमियत से पूछा, क्या? मेरी प्यारी भोली बहना, मुझे तो अविनाश नहीं, उसका दोस्त राहुल पसंद आया। हाय कितना क्यूट, हैंडसम और मेरी तरह बातूनी भी है। अगर अविनाश और उसके घर वाले हाँ भी कर देते तो मैं ना कर देती। हाँ, माँ का थोड़ा डर था, पर रो धोकर मना ही लेती। तुम्हें तो पता है ना माँ मुझे कितना प्यार करती है। इसलिए अपने मन से बोझ हटा और खुश हो जा। जो होता है अच्छा ही होता है। और सुन, अविनाश भी बहुत हैंडसम है, तेरी तरह शांत सज्जन भी। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। कितना मज़ा आएगा ना हम दोनों की शादी उन दोनों से हो जाए तो। खुशी में रिमझिम नैना की बाहें पकड़कर गोल गोल घूम गई। उसकी इस हरकत से नैना के चेहरे पर भी हंसी आ गई। पागल, कुछ भी सोचती है और बोलती है। अगले ही पल नैना की आंख फिर भर आई। आज मेरी वजह से चाची जी को बहुत दुख पहुंचा। इतना मत सोच, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। और पापा है ना, वो समझा लेंगे। आज तो पापा का ये रूप देखकर मज़ा ही आ गया। ये बोलकर रिमझिम ने नैना के दोनों गाल खींचे और ज़ोर से हंस पड़ी। तू भी ना रिमझिम, बड़ी विचित्र है। इस परिस्थिति में भी कैसे हंस रही है। नैना अब भी उदास थी। तू भी हंसा कर, बोलकर रिमझिम ने नैना को चूम लिया। नैना मुस्कुरा दी। सुबह कॉलेज जाने से पहले नैना ने चाची जी की ही पसंद का नाश्ता बनाया और चाची जी को मनाने के ख्याल से उनके रूम में ही लेकर चली गई। गुस्से से अभी भी चाची जी का मुंह गुब्बारे सा फूला हुआ था। नैना को देखते ही फिर से बरस पड़ी। ले जाओ इसे यहाँ से, ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है। कल तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। मेरी बेटी को भी बुरा किया और मेरी भी इज्जत उतार दी। तुम्हारे कारण ही जो इंसान कुछ बोलता नहीं था, उसने भी मुझ पर हाथ उठा दिया। नैना ये सब सुनकर रुआंसी हो गई। माफ़ कर दीजिए चाची जी, मुझसे गलती हो गई। अब कभी किसी मेहमान के सामने नहीं आऊँगी। आप नाश्ता कर लीजिए। देखिए मैंने आपकी पसंद की प्याज कचौड़ी, हरी चटनी और जलेबी बनाई है। नैना को लगा कि ये सब सुनकर चाची जी का गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। वो खाने से समझौता नहीं करती हैं। पर मनोरमा जी ने मुंह दूसरी तरफ ही घुमाए रखा। एक बार भी ट्रे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मन ही मन मना रही थी कि नैना और सुखदेव जी कमरे से बाहर निकले तो स्वाद ले लेकर पसंदीदा नाश्ता पेट में उतार लिया जाए। बेटा जाने दो, नहीं खा रही तो तुम ये ट्रे उठाकर ले जाओ। जिद ना करो, नहीं तो तुम्हारी चाची और नाराज हो जाएगी। सुखदेव जी ने नैना को बाएं आंख दबाकर इशारा किया। जी चाचा जी, बोलकर नैना जो ही ट्रे उठाने की हुई, मनोरमा जी गुस्से से अपनी स्थूलकाय शरीर को पलटाया और अपनी गोल गोल बिल्ली जैसी आंखों को मिचमिचाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं भूखी मर जाऊं और तुम्हारा पिंड छोड़ूं। इतनी आसानी से तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकती हूँ। बोलते बोलते ही गर्मा गर्म जलेबी और प्याज कचौड़ी पर टूट पड़ी। सुखदेव जी और नैना की आंखें मिली तो दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गए। बेटा, अपनी चाची को तो तू जानती ही है, उसकी बात दिल पर मत लिया कर। दूध भात समझकर भूल जा। सुखदेव जी ने नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नैना बस मुस्कुरा दी। जब तैयार होकर रिमझिम और नैना कॉलेज के लिए निकली तो देखा कि उनके घर की बाउंड्री से लगे एक बाइक पर दो लोग हेलमेट लगाए खड़े बात कर रहे हैं। उन पर ज़्यादा ध्यान न देकर रिमझिम ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और नैना को पीछे बैठाकर कॉलेज के लिए निकल गई। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि रिमझिम को लगा मानो वो बाइक सवार उनका ही पीछा कर रहे हैं। अरे यार नैना, वो बाइक वाले तो लगता है हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, भला हमारा पीछा कोई क्यों करेगा। नैना ने कहा।
नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा भ्रम नहीं है ये। रुक, अभी इनको मज़ा चखाती हूँ। अरे छोड़ना, चल सीधे कॉलेज चल। तुझे भी ना पंगे लेने का शौक है बस। तू रुक, ये बोलकर रिमझिम ने अपनी स्कूटी धीरे कर दी। जैसे ही बाइक सवार नज़दीक आए, उसने अचानक से स्कूटी रोकी और उतरकर बाइक के सामने खड़ी हो गई। बाइक सवार ने भी अचानक ब्रेक मारा। ब्रेक की तेज आवाज़ सुनकर सड़क के किनारे खड़े लोग मुड़कर देखने लगे। रिमझिम ने तेज आवाज़ में पूछा, क्यों पीछा कर रहे थे हमारा? लड़की देखी नहीं कि बस लग गए पीछे? हिम्मत है तो इधर आ, ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, टांग तोड़कर हाथ में ना दे दी तो कहना। नैना तो डरकर रिमझिम को पीछे से धीरे धीरे खींचकर रुकने का इशारा कर रही थी, पर रिमझिम कहाँ रुकने वाली थी, पूरे जोश में चिल्ला रही थी। कुछ लोग जो इस तरह का तमाशा देखना पसंद करते हैं, देखने के लिए पास आ गए थे। बाइक वाले ने मामला बिगड़ते देखा तो अपने सर से हेलमेट उतार दिया। अरे रिमझिम जी, मैं हूँ राहुल। ओ आप हैं, सॉरी पहचाना नहीं। रिमझिम ने दांतों से जीभ काटते हुए कंधे उचकाते हुए कहा। नैना की धड़कन अचानक ही बढ़ गई, ये सोचकर कि शायद पीछे बैठा हेलमेट वाला अविनाश होगा। अपनी हालत पर उसे खींच भी हो रही थी। उफ, ये क्या नई बीमारी लग गई मुझे। तभी अविनाश ने भी हेलमेट उतार दिया। नैना ने झट से नज़र नीची कर ली। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश उसकी नज़रों में घबराहट पड़ ले। रिमझिम जी, क्या हम लोग कुछ देर कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात थी। राहुल ने अपनी बात कही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पास ही एक कॉफ़ी हाउस है, हम वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। रिमझिम बोल ही रही थी कि नैना बात काट कर फुसफुसाई। हमें कॉलेज जाना है रिमझिम, भूल मत, इनसे बात करके कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। चाची जी अभी भी गुस्सा हैं, तू बीच में मत बोल। तुझे जाना है कॉलेज तो जा। मुझे तो राहुल से बात करनी है, पूछना भी है कि मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। रिमझिम ने भी उसी तरह फुसफुसा कर कहा। तमाशबीन खड़े होकर कभी इन लड़कियों को देखते तो कभी उन लड़कों को देख रहे थे। आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? किसी ने इनविटेशन दिया क्या आप लोगों को? चलिए जाइए यहाँ से, ये हमारे परिचित हैं। रिमझिम ने सबको वहाँ से चलता गया और राहुल से कहा, मेरे पीछे आइए। कॉफ़ी हाउस में बैठने के बाद राहुल ने अविनाश से कहा, अब तू बोलेगा या मैं ही बोलूँ? अविनाश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नैना जी, सबसे पहले तो कल की घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे कारण आपको सबके बीच शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। नैना नज़र नीचे किए सुन रही थी। अविनाश ने बोलना जारी रखा, मैंने ये जानकर नहीं किया, बस पहली नज़र में ही आप मुझे अपनी सी लगी, मेरे लिए और मेरे जैसी लगी। मेरे मम्मी पापा को भी कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी आप पसंद हैं। तो बोलिए, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या मैं आपको पसंद हूँ? बोलकर अविनाश ने टेबल पर रखे नैना के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नैना सिहर गई और झट से अपना हाथ खींच लिया। मेरे लिए सही फैसला चाची जी लेंगी और मुझे भी वो मान्य होगा। ये बोलकर नैना खड़ी हो गई और रिमझिम से कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुझे बात करनी है तो कर। ये बोलकर नैना तेजी से बाहर निकल गई। थोड़ा भी और रुकती तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत जगाइए किसी के लिए भी प्यार भरे जज्बात मेरे मन में। अब और कितना अभागा बनाएंगे आप? माँ पापा को तो छीन ही लिया, अब क्या चाची की नज़रों में भी गिरा देंगे? या प्यार में तड़पती रहूं ये चाहते हैं? जो मेरी किस्मत में नहीं वो एहसास क्यों जगा रहे हैं? जिस गली जाना नहीं उसके सपने क्यों दिखा रहे हैं? आंखों से झलक आए आंसू को उसने पोंछा और ऑटो लेकर कॉलेज चली गई। कॉफ़ी हाउस के अंदर माहौल ज़रा गंभीर हो गया। राहुल ने बात शुरू की, तुम भी अपनी बहन की तरह भागने वाली हो तो बोलो, मैं बात शुरू ही नहीं करूँगा। नहीं, अगर आप मेरी मनपसंद बात करेंगे तो मैं भागूंगी नहीं। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब रिमझिम की आंख शर्म से ज़रा झुक गई थी और होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। अच्छा जी, तो आप अंतर्यामी भी हैं? वैसे मैं भी अंतर्यामी हूँ, जानता हूँ कि आप भागोगी भी नहीं और जवाब भी हाँ में ही होगा। क्यों, सही कहा ना? तो बोलिए, हाँ है ना? राहुल ने अपनी हथेली रिमझिम की तरफ बढ़ा दी। रिमझिम ने उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ। राहुल ने उसके हाथ को चूम लिया। रिमझिम के गाल गुलाबी हो गए। वाह बच्चू, शादी मेरी तय होनी थी और तुम दोनों अपना ही टांका भिड़ाने में लगे हो। अविनाश ने बनावटी गुस्से में कहा तो तीनों साथ में हंस पड़े।
ठहरो बालक, हम दोनों मिलकर अब तुम्हारी इस समस्या का निदान करेंगे। राहुल ने कहा, ये तो पता चला ही नहीं कि नैना को मैं पसंद हूँ या नहीं, तो आगे कैसे बढ़ें। अविनाश चिंतित था। ऐसा करते हैं, मेरे पापा के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। फिर राहुल, आप भी उनसे अपने और मेरे रिश्ते की बात कर लेना, रिमझिम ने सुझाया। ये बात दोनों को पसंद आई। पर रुको, पहले ये तो बताओ कि आपने अपने घर में बात की है या बस यूं ही हवा में उड़ रहे हैं। रिमझिम ने राहुल की तरफ चिंतित होकर देखा। मैडम, हम फौजी सारे काम व्यवस्थित तरीके से और सिलसिलेवार तरीके से करते हैं। आपसे पूछने के पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे दी थी। मंजूर होते ही बंदा सुबह सुबह आपके सामने हाजिर है। ये बात राहुल ने जिस अदा से कही, रिमझिम हंस पड़ी। फिर चलिए हम आपको अपने पिताजी से मिलवाते हैं। उसने भी उसी अदा से कहा और तीनों सुखदेव जी से मिलने चल पड़े। रिमझिम, राहुल और अविनाश तीनों सुखदेव जी के पास उनके ऑफिस में पहुंचे। उन तीनों को साथ देकर उनकी आंखों में सवाल उभरा कि सब ठीक है ना, अचानक यहाँ कैसे। पर प्रत्यक्ष में चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले, आओ बच्चों, अचानक कैसे आना हुआ। रिमझिम, बेटा तुम इनके साथ कैसे, सब ठीक है ना। और नैना कहाँ है। पापा, नैना कॉलेज गई है और इन दोनों को आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आई, रिमझिम ने कहा और आंखों से राहुल को इशारा किया कि बोलो। राहुल ने तो नहीं, पर अविनाश ने बात शुरू की। अंकल, कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा यूं अचानक बोल देना आप सबको बुरा लगा होगा। अंकल, रिमझिम में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नैना अपने जीवन साथी के रूप में अच्छी लगी। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। बेटा, नैना और रिमझिम दोनों मेरे लिए एक समान है। दोनों की शादी तो करनी ही है। अगर नैना की पहले हुई और रिमझिम की बाद में, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पर मनोरमा जी ज़रा अलग ख्यालों की हैं। वो इस बात पर दुखी हो गई हैं। बेटा, आप चिंता ना करो। अगर आपके मम्मी पापा नैना को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अंकल, एक बात और करनी थी आपसे। मेरा दोस्त राहुल रिमझिम को आप सबके आशीर्वाद से अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। अविनाश ने हिचकते हुए कहा। रिमझिम की धड़कन बढ़ गई और उसने नज़र नीची कर ली। पता नहीं पापा क्या जवाब देंगे। राहुल एकटक सुखदेव जी के चेहरे को बड़ी उम्मीद से देख रहा था। सुखदेव जी के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। अंततः उन्होंने बोलना शुरू किया। देखो बच्चों, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। पिता होने के नाते मुझे अब सोचना और देखना पड़ेगा। अविनाश जी के घर परिवार को जानता हूँ, ये भी अच्छी नौकरी में है, इसलिए नैना के साथ इनके रिश्ते को हाँ कर सकता हूँ। पर राहुल जी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही इनके माता पिता से मिला हूँ। इतनी जल्दी में कोई निर्णय नहीं ले सकता। और फिर मनोरमा जी को मनाना भी टेढ़ी खीर है। वो अभी भी आस लगाए बैठी हैं कि आपको रिमझिम के लिए मना लेंगी। अंकल, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, पर राहुल को लेकर आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। उसके पापा और मेरे पापा बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी हैं। हम दोनों भी बचपन से एक साथ पले बढ़े और अब सेना में भी हम साथ साथ कैप्टन के पोस्ट पर हैं। अविनाश ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। और अंकल, रिमझिम और राहुल एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। अविनाश ने अपनी बात खत्म की। सुखदेव जी ने रिमझिम की तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा, हाँ पापा। सुखदेव जी ने रिमझिम के सर पर हाथ फेरते हुए और हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, खिचड़ी पकाई जा चुकी है, बस घी का तड़का हमसे लगवाना है। पापा प्लीज़, बोलकर रिमझिम शर्माते हुए सुखदेव जी के गले लग गई। अच्छा अच्छा, सोचता हूँ कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा, मेरे बच्चों की खुशी का सवाल जो है। सुखदेव जी ने रिमझिम की पीठ थपथपाते हुए कहा। कुछ देर सोचकर फिर उन्होंने उन तीनों को ऐसा उपाय बताया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मनोरमा जी खुद ब खुद राहुल की शादी रिमझिम से करने को तैयार हो जाएंगी। वाह पापा, बहुत बढ़िया। रिमझिम खुश हो गई। अविनाश और राहुल भी रिलैक्स हो गए। पर सुनो बेटा, इसके पहले मुझे तुम दोनों के माता पिता से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, सुखदेव जी ने कहा। जी अंकल, आज शाम को ही आप हमारे यहाँ आइए, पापा आपको कॉल कर लेंगे, अविनाश ने कहा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए।
रिमझिम कॉलेज गई और वो दोनों अपने अपने घर शाम की तैयारी करने चले गए। शाम को सुखदेव जी की मुलाकात अविनाश और राहुल दोनों के माता पिता के साथ बहुत अच्छी रही। वो पूर्णतः संतुष्ट थे उनसे मिलकर। बहुत खुश भी थे कि घर बैठे दोनों बेटियों के लिए अच्छा घर परिवार मिल गया। रात को नैना के व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन की बीप आई। देखा तो रिमझिम ने एक मोबाइल नंबर भेजा था। ये किसका नंबर है? नैना ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे, उनका। रिमझिम इतराते हुए नैना के गले में लटक गई। ये क्या मजाक है रिमझिम? कोई मेरा नहीं है। अच्छा जी, कोई नहीं है तो ये आंखों में नमी क्यों है? बोलो बोलो। रिमझिम नैना को छेड़ रही थी। नैना सच में रोने लगी। मत छेड़ रिमझिम, तुझे तो सब पता है ना, मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं। इसलिए अब डर लगता है इन एहसासों से। यूं किसी के सपने मत दिखा। नैना को दिन में अविनाश की कही बात याद आ गई। सुन मेरी भोली बहना, अविनाश अच्छा लड़का है, वो सच में तुझे पसंद करने लगा है, शादी करना चाहता है तुझसे। नहीं, मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देख सकती। चाची जी की मर्जी के बिना मैं कोई सपना नहीं देखूंगी। वो मेरे लिए जो सोचेंगी, जैसा सोचेंगी मैं वही करूंगी। नैना सिर्फ रिमझिम को ही नहीं, इन बातों से खुद को भी समझा रही थी। अरे यार, मम्मी को छोड़ना, पापा ने तो हाँ कर दी है ना, और तुझे पता है मेरे लिए राहुल को भी पसंद कर लिया है। उसके मम्मी पापा से भी मिल चुके हैं। रिमझिम ने शर्माते हुए कहा। सच? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, नैना ने चहकते हुए कहा। अपने लिए भी खुश हो जा, समझी? पापा ने तुम्हारा और अविनाश का रिश्ता भी तय कर दिया है। रिमझिम के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए तो नैना के चेहरे पर हया की लाली दौड़ गई। पर अगले ही पल चाची के खौफ से चेहरा उतर गया। पर चाची जी? ओफो, छोड़ ना मम्मी जी को, उनको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते। पर पापा को पता है कैसे ठीक करना है, तू उनकी चिंता छोड़। ये बता, अविनाश को फोन कर रही है या नहीं? रिमझिम ने कहा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। राहुल का फोन है, ये बोलकर रिमझिम मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। नैना कभी अविनाश का फोन नंबर देखती, कभी अपनी किस्मत से डर जाती। आखिर उसने यही फैसला लिया कि अपने मन को बढ़ावा नहीं देगी और फोन रखकर सो गई। 2 दिन बाद सुखदेव जी ने कहा। अजी सुनती हो, आज सुधाकर जी के यहाँ शाम की पार्टी है, उनकी सालगिरह की खुशी में। उन्होंने हमें भी बुलाया है। अरे वाह, हम जरूर चलेंगे। आज तो उनको मना ही लूंगी अपनी रिमझिम के लिए। मनोरमा जी ने अपनी गोल गोल आंखों को चमकाते हुए कहा। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उनके खुराफाती दिमाग में कोई झन्नाटेदार आइडिया आया है। शाम को जब सब तैयार होकर निकलने लगे तो मनोरमा जी ने चुपके से नैना को बुलाकर धमकाया। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से सब सत्यानाश कर दोगी। तुम्हारे चाचा जी पूछे तो कोई बहाना कर देना, समझी? जी चाची जी, नैना ने छोटा सा उत्तर दिया। उसने पेट दर्द का बहाना कर जाने से मना कर दिया। सुधाकर जी का घर बहुत बड़ा था। लॉन से लेकर घर तक को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सुखदेव जी के पहुंचने पर सुधाकर जी और सुनीता जी ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कैसी हैं मनोरमा जी आप? और नैना बिटिया नहीं आई क्या? सुनीता जी के पूछने पर मनोरमा जी की तंद्रा भंग हुई, जो कि अब तक उस आलिशान बंगले की भव्यता में डूबी हुई थी। हैं जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बंगला तो बड़ा खूबसूरत है। मनोरमा जी मन ही मन रिमझिम को उस बंगले की मालकिन देखकर खुश हो रही थी। नैना के लिए पूछे सवाल को टाल दिया उन्होंने। आइए, आपको अन्य मेहमानों से मिलवाते हैं। सुनीता उनको लेकर एक टेबल की तरफ बढ़ गई। इनसे मिलिए, ये स्वाति जी हैं, राहुल की मम्मी। राहुल से तो आप मिल ही चुकी हैं, और ये उनके पापा दिवाकर जी हैं, सुधाकर जी के बचपन के दोस्त और साथ ही बिजनेस पार्टनर भी। इसके अलावा इनका अन्य बिजनेस भी है, सुनीता जी कहे जा रही थी। पर मनोरमा जी तो बस स्वाति जी के गहनों में ही खोई गई थी। गले में हीरो का खूबसूरत सा हार, हाथ में भी हीरे का ही मोटा सा कंगन, उंगली में बड़ी सी सॉलिटेयर अंगूठी। मनोरमा जी की आंखें ही चुंधिया गई थी। मुंह आश्चर्य से थोड़ा खुल गया था, जिसे सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से ठुड्डी दबाते हुए बंद कर दिया। मनोरमा जी नमस्ते तो करिए। सुखदेव जी के टोकने पर हैं करते हुए मनोरमा जी ने सबको नमस्ते किया और बैठ गई। अविनाश की नज़र नैना को ढूंढ रही थी, पर जब वो नहीं दिखी तो वो उदास हो गया। इधर मनोरमा जी बातों बातों में दिवाकर जी के पूरे बिजनेस का लेखा जोखा निकाल रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग तो सुधाकर जी से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं। इधर स्वाति जी रिमझिम से बहुत घुल मिलकर बात कर रही थी।
अचानक उन्होंने कहा कि काश उनको राहुल के लिए भी रिमझिम जैसी लड़की मिल जाए, तो अभी के अभी वो अपनी अंगूठी देकर इन दोनों की इंगेजमेंट करवा देंगी। सुनते ही मनोरमा जी की बाँछें खिल गई। हैं, अरे रिमझिम तो आपकी ही बेटी है, इससे खुशी की बात क्या होगी। मनोरमा जी, आप तो रिमझिम के लिए अविनाश को पसंद कर रही थी, सुखदेव जी ने टोका। अरे आप चुप भी रहिए, मनोरमा जी ने आंखें बड़ी करके धीरे से उनको कोहनी मारते हुए धमकाया। हैं, वो क्या है ना, अविनाश जी को तो हमारी भतीजी नैना पसंद है। रिमझिम की शादी तो राहुल जी से बिल्कुल हो सकती है, और अविनाश जी की नैना से क्यों। अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए मनोरमा जी खीसें निपोड़ रही थी। बाकी सब एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। स्वाति जी ने कहा, फिर ठीक है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। कल दोनों की छुट्टी खत्म हो रही है, तो आज ही क्यों ना इनकी इंगेजमेंट कर दी जाए। हैं, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मनोरमा जी के पूरा ध्यान उस बड़ी सी हीरे की अंगूठी पर था। भाई कोई जाकर हमारी भी होने वाली बहू को लेकर आएगा, सुधाकर जी ने कहा तो अविनाश के चेहरे पर चमक आ गई। झट से कहा, मैं लेकर आता हूँ। उसके इस उतावलेपन पर सब हंस दिए और वो झेप गया, अपनी झेप मिटाने के लिए सर खुजलाते हुए और अपनी मुस्कान छुपाते हुए नैना को लेने मानो उड़ चला। डोरबेल बजाकर इंतजार करना उसे भारी लग रहा था। नैना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसे देखकर चौंक गई। सब लोग तो आपके यहाँ ही गए हैं, फिर आप यहाँ कैसे। सब लोगों का ही फरमान है कि मैं आपको वहाँ से लेकर आऊँ, चलिए जल्दी तैयार होकर मेरे साथ। अविनाश मुस्कुरा रहा था, पर तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनोरमा जी थी लाइन पर। बेटा नैना, तुम्हें लेने अविनाश जी गए हैं, तैयार रहो, उनके साथ तुम्हें यहाँ आना है। फ़ोन काट कर सबकी तरफ देखा। हैं, बड़ी मासूम है हमारी नैना। अब तो चलेंगी मेरे साथ, अविनाश ने पूछा। जी आप बैठे, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। नैना जब तैयार होकर आई तो अविनाश उसे देखता रह गया। हल्के सुगा पंखी रंग का सूट और लाल बनारसी दुपट्टे में नैना बहुत सुंदर लग रही थी। हल्का मेकअप, कानों में बड़ी सी बाली सूट से मैच करती हुई। अविनाश को यूं एकटक देखते हुए वो असहज हो गई। अपना गला साफ किया। आवाज से अविनाश भी होश में आया और मुस्कुराते हुए कहा, चलिए। कार चलाते हुए भी अविनाश चोरी चोरी नैना को देख लेता था। नैना को ये आभास था और उसकी धड़कन भी बढ़ी हुई थी। बहुत धीमे आवाज में रेडियो पर गाना चल रहा था। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वहां पहुंचकर अविनाश ने जल्दी से उतरकर नैना की तरफ का दरवाज़ा खोला। नैना जब निकली कार से उसकी बाली दुपट्टे में उलझकर खिंच गई। आह, एक मिनट, मैं निकाल देता हूँ। अविनाश नैना के बिल्कुल पास आ गया। निकलते हुए उसकी उंगली नैना के गले को छू गई। दोनों ही असहज हो गए। सॉरी, अविनाश के मुंह से निकला। कोई बात नहीं, नैना ने नैन झुकाए ही जवाब दिया। अंदर गए तो मानो सब उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। सुनीति जी ने बड़े प्यार से नैना का स्वागत किया। सुधाकर जी ने भी सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज हमारी शादी की सालगिरह पर एक साथ दो खुशखबरी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। अविनाश और राहुल दोनों की आज सगाई भी है, इन दो खूबसूरत कन्याओं के साथ। उन्होंने नैना और रिमझिम की तरफ इशारा किया। नैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आंख डबडबा गई। डर से चाची की तरफ देखा तो वो भी खुश खी खी करती दिखी। रिमझिम ने नैना को गले लगाते हुए धीरे से कान में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, पापा सब ठीक कर देंगे। अजय अपनी अंगूठी उतारिए दोनों दामादों के लिए। मनोरमा जी इस पल को जाने नहीं देना चाहती थी, कहीं राहुल के माता पिता का मन ना बदल जाए। सुखदेव जी ने अपनी दो अंगूठियां उतारी और दोनों बेटियों के हाथ में दे दी। स्वाति जी ने अपनी अंगूठी उतारकर राहुल के हाथ में दे दी। सुनीता जी ने भी एक हीरे की अंगूठी नैना के लिए बनवा रखी थी, वो अविनाश के हाथ में दे दी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अविनाश ने नैना को अंगूठी पहनाई और नैना ने अविनाश को। राहुल ने रिमझिम को अंगूठी पहनाई और रिमझिम ने राहुल को। चारों के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। बहुत ही मनोरम दृश्य था। बाद में सब खाने पीने में व्यस्त हो गए। तब इन चारों को अकेले में बात करने का मौका मिला। राहुल और रिमझिम तो बिंदास बात कर रहे थे, पर नैना अभी भी सहज नहीं हो पा रही थी। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा। अब भी बात नहीं करोगी? कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है।
अब अगली छुट्टी जाने कब मिले। सुनकर जाने की नैना की आंख भर आई। एक विरह वेदना हो उठी मन में। अरे ये क्या, इन मोतियों को अब नहीं बहाना है। हाँ, अगर मैं पसंद नहीं हूं तो अलग बात है, अविनाश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। नैना ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए चुप करा दिया। आप मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। अपनी किस्मत पर मुझे यकीन नहीं था, इसलिए नकारती रही। आपकी और मेरी किस्मत एक है, अविनाश ने उसका हाथ चूमते हुए कहा तो नैना शर्माकर सिमट गई। अगली सुबह अविनाश और राहुल कश्मीर के लिए निकल गए, जहां उनकी पोस्टिंग थी। दिन तो जैसे जैसे बीता इन चारों का, पर रात में फ़ोन के इंतज़ार में रिमझिम कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। अरे यार, अब तो ड्यूटी और खाने पीने से निपट गए होंगे, फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। तुम्हें इंतज़ार नहीं है अविनाश के फ़ोन का? नहीं, मैं क्यों इंतज़ार करूंगी, जब करना होगा तब करेंगे। नैना बोल तो रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे भी बेसब्री से इंतज़ार था। तभी रिमझिम का फ़ोन बजा। वो फ़ोन लिए बिस्तर पर गिर गई। हाय, कितनी देर लगा दी यार फ़ोन करने में। वो बातों में मशगूल हो गई। नैना अब मायूस होने लगी। शायद अविनाश फ़ोन नहीं करेगा। तभी उसका भी फ़ोन रिंग हुआ। रिमझिम ने मुड़कर देखा और हंस दी। नैना झेप कर फ़ोन लिए छत पर भागी। हेलो, उसकी सांस चढ़ रही थी। क्या हुआ, हाँफ क्यों रही हो? अविनाश ने घबराकर पूछा। सांसों को संयत करके नैना ने कहा, कुछ नहीं, भागकर छत पर आई हूँ इसलिए। रिमझिम के सामने बात करने में शर्म आती है। अच्छा जी, ये बात है। अविनाश मुस्कुरा रहा था। नीचे कमरे में फ़ोन पर रिमझिम और राहुल की बात चल रही थी, और छत पर खुले साफ आसमान के नीचे तारों को छांव में नैना और अविनाश की बात हो रही थी। अच्छा, अब बहुत देर हो गई, फ़ोन रखती हूँ, नैना ने कहा, जो कि बात करते करते छत की दीवार से लगकर बैठ गई थी। जब नैना बात करके नीचे आई तब तक रिमझिम भी बात कर चुकी थी। नैना और रिमझिम ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर गले लग गई। चारों प्रेम पंछियों के दिन यूं ही हंसी खुशी बीतते रहे, और अगली छुट्टियों में बड़े भव्य तरीके से पूरे रीति रिवाजों के साथ एक ही मंडप में धूमधाम से चारों का विवाह संपन्न हुआ।